वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 4 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हरिकेन स्टॉर्म सर्ज के बारे में है। हरिकेन इयान वर्स्ट स्टॉर्म एवर रहा जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को अभी हिट किया। ये 500 सालों में एक बहुत ही सीवियर फ्लड इवेंट रहा है जो फ्लोरिडा ने फेस किया है। काफ़ी डिवास्टेटिंग रहा ये कोस्टल सिटीज़ के लिए, जहाँ पे कई सारे घरों को नुकसान हुआ, बिजनेसेस को नुकसान हुआ और लोगों को अपना घर छोड़कर जाना भी पड़ा। हरिकेन एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। अगर हम चर्चा कर रहे हैं हरिकेन स्टॉर्म सर्ज के बारे में, तो जानना जरूरी है कि स्टॉर्म सर्ज क्या होता है। स्टॉर्म सर्ज एक एबनॉर्मल राइज होता है वाटर का, जो किसी स्टॉर्म की वजह से आया हो। मतलब समंदर में तूफान आए और उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से राइज कर जाए। जो एक प्रिडिक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होता है, उसके ऊपर अगर ये पानी का जो स्तर है वो बढ़ता है तो उसे स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। हरिकेन जब कोस्ट के नज़दीक में पहुंचता है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो समंदर में ओरिजिनेट होने के बाद धीरे धीरे कोस्ट की ओर आगे बढ़ता है, तो ये पानी के एक बहुत बड़े वॉल्यूम को किनारे की ओर लेकर आता है और इसकी वजह से जो एक बहुत तेजी से पानी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है तूफान के तौर पे, उसे ही स्टॉर्म सर्ज नाम दे दिया जाता है। जो सर्ज है ये वाटर लेवल का ग्रेजुअल राइज है। जब जब स्टॉर्म्स अप्रोच करते हैं कोस्टल रीजन को, तो पानी का ये स्तर बढ़ता हुआ दिख जाता है। वाटर लेवल कितना ऊंचा होगा ये डिपेंड करता है कि हरिकेन या फिर जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कितना सीवियर है। और जो पानी है वो 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जो नॉर्मल सी लेवल है उससे 20 फीट की ऊंचाई तक ये पानी जा सकता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी नुकसानदेह होगा ये, जो भी कोस्टल रीजन में लोग रह रहे हैं उनके लिए। जो पावरफुल वेव्स होती हैं वो हरिकेन के स्टॉर्म सर्ज को एक कैटास्ट्रॉफिक डैमेज के लेवल पे लेकर चली जाती हैं। आखिर क्या कारण है कि स्टॉर्म सर्ज अपनी ऊंचाई ज़्यादा अटेन करता है या ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? इसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो हरिकेन पुश करता है ओशन वाटर को, जिसकी वजह से जो पानी का एक लेयर है उसके ऊपर एक दूसरी लेयर इकट्ठा होती चली जाती है और स्टॉर्म या वाटर सर्ज काफ़ी ऊंचा हो जाता है। फर्दर, अगर लो एयर प्रेशर है जो स्टॉर्म है उसके नीचे, तो जो लो एयर प्रेशर होता है वो एक छोटा सा रोल प्ले करता है। उस एयर प्रेशर का सहारा लेके जो पानी है वो ऊपर की ओर उठता है। अगर स्टॉर्म बहुत तेजी से चल रहा है तो पानी और स्टॉर्म के बीच का जो एक लो प्रेशर बेल्ट होता है या लो प्रेशर एरिया होता है वो पानी को अपलिफ्ट करने में थोड़ी सी मदद कर देता है। हालांकि इसका बहुत रोल तो नहीं होता, लेकिन एक माइनर रोल ये भी प्ले करता है। फर्दर, पानी जो पाइल हो रहा होता है हवा की स्पीड की वजह से, वो हरिकेन की स्ट्रेंथ और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पानी कितना ज़्यादा इकट्ठा होगा और ये जो स्टॉर्म सर्ज है ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। जो पानी इकट्ठा होता है और कोस्ट की ओर मूव करता चला जाता है, कई सारे और फैक्टर्स होते हैं जो इसकी हाइट और एक्सटेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सी फ्लोर की डेप्थ। अगर सी फ्लोर के ऊपर एक जेंटल स्लोप है कोस्ट लाइन के ऊपर, तो जो स्टॉर्म सर्ज है वो ऊंचा उठेगा, पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठेगा। जबकि अगर स्टीप किनारा है तो पानी या स्टॉर्म सर्ज उतना ऊंचा नहीं होगा। जैसे अगर समंदर का जो किनारा है वो ऐसा है, तो जब ये पानी ऐसे आएगा कोस्ट की ओर तो ये इसके सहारे और ऊपर उठता चला जाएगा। लेकिन अगर किनारा बिल्कुल ऐसे स्टीप है तो पानी आएगा और बहुत ऊंचा नहीं उठ पाएगा, ये इसके लिए एक बैरियर की तरह काम करेगा। तो सी फ्लोर कैसा है दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि जो स्टॉर्म सर्ज है उसमें कितना ज़्यादा पानी की हाइट होगी, इंटेंसिटी होगी। कोस्ट लाइन का शेप, कई बार ऐसा होता है कि समंदर के जो एरियाज होते हैं वो कोस्टल रीजन में काफ़ी सकरे हो जाते हैं। कोई बे या फिर रिवर का एरिया जहाँ से ये पानी एंटर कर रहा हो, पानी यहाँ से बहुत बड़े वॉल्यूम में आ रहा है, लेकिन कोस्ट के पास आने के बाद ये जो वॉल्यूम है ये बहुत कम हो गया है, मतलब इतना ही एरिया है। तो इतना सारा पानी जब इस एरिया में आएगा तो उसकी हाइट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस एरिया को वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो कई बार जो बे का एरिया होता है वहाँ पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं और काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। जो ओशन टाइड्स हैं, मान लीजिए ओशन टाइड्स आएंगी तो पानी का लेवल वैसे ही ऊंचा हो जाएगा। फिर स्टॉर्म सर्ज आ गया तो पानी की लहरों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। तो इस स्टॉर्म सर्ज के ऊंचे या इंटेंस होने के कारणों के ऊपर हमने चर्चा की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में नए टारगेट सेट किए हैं, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम 40% तक रिड्यूस करेंगे, यानी कि कम करेंगे अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और ये टारगेट 2026 तक के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था।
किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जब इसे लॉन्च किया गया था तो हमारे पास इनिशियल टारगेट ये था कि 2024 तक हम 20 से 30% तक जो पोल्यूशन लेवल है PM 2.5 का और PM 10 का उसे कम करेंगे, और जो बेस ईयर माना जाएगा दैट विल बी 2017। तो 2017 में जो भी PM 2.5 या PM 10 का लेवल है उसे 2024 तक हम 20 से 30% तक कम करेंगे। ये हमारा टारगेट था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। अब इसी टारगेट को हमने 2026 के लिए बढ़ा के 40% कर दिया है, मतलब ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है जो हमें पूरा करना है। फर्दर इसमें 132 यानी कि 132 सिटीज़ को कवर किया गया है। ये ऐसी सिटीज़ हैं जो PM 2.5 या PM 10 के मामले में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। इन्हें कई बार नॉन अटेनमेंट सिटीज़ भी कहा जाता है। उन्हें ही प्राइमरी फोकस में रखा गया है क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। अभी कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि यूं तो क्लीन एयर प्रोग्राम में केवल 132 शहर ही कवर किए जाते हैं, लेकिन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो डेटा रिलीज किया गया बाकी शहरों की इवैल्यूएशन का भी, उसमें ये पाया गया कि बाकी शहरों में जो ट्रेंड है पोल्यूशन लेवल का PM 2.5 का या PM 10 का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 132 सिटीज़ में है। तो इसके मामले के ऊपर हमने एक आर्टिकल अभी कुछ समय पहले डिस्कस भी किया था। आई एम जस्ट लिंकिंग विद दैट पार्ट ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि अच्छा ठीक है, ऐसा आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था। अब देखिए क्या है ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती। 2011 से 15 के बीच में वहाँ की जो एयर क्वालिटी है इन शहरों की बहुत ख़राब रही है, और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, हवा का जो स्टैंडर्ड है वो वैसा वहाँ पर नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ऐसे शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटीज़ की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उन्हें ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कवर करके इवैल्यूएशन में लिया जा रहा है। अब देखिए जो शहर जितना अच्छा काम करेगा उसे उतने अच्छे पैसे दिए जाएंगे इस प्रोग्राम में असिस्टेंस के तौर पे। अंडर दिस प्रोग्राम यानी कि इस प्रोग्राम के एम्बिट में जो भी सिटीज़ कवर होती हैं उन्हें 2020-21 को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए उन्होंने जो भी काम किया है, जैसे उन्होंने PM 2.5 या PM 10 को जितना भी कवर किया है, वैसे देखिए फंडिंग में PM 10 को ही वैल्यूएशन में लिया जा रहा है, तो PM 10 का आपने कितना ज़्यादा जो प्रभाव है उसको कम किया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस किया है, इसके बेसिस पे आपको मिलेगा फंड। इसमें ये कहा गया है कि 15% से ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट करना होगा, यानी कि 15% से ज़्यादा आपको PM 10 का रिडक्शन करना होगा। अगर इससे कम रिडक्शन आप करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो कम से कम आपको 15% का रिडक्शन करना होगा, और जो गुड एयर डेज हैं उन्हें 200 दिनों का कम से कम मेंटेन करना होगा साल में। गुड एयर डेज का मतलब ये होता है, जैसे देखिए जब सर्दियों का मौसम आता है, इफ यू हैव बीन इन दिल्ली या किसी अन्य शहर में भी आप रहे हो, तो आप ये पाएंगे कि फॉग होता है, धुआं तो होता ही है, स्मॉग में कन्वर्ट हो जाता है, स्मोक और फॉग मिलके सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे दिनों को बैड एयर डेज आप कह सकते हो। साल का कुछ ऐसा मौसम होता है जो ड्राई होता है, तो उस समय हवा अच्छी होती है, तो ऐसे समय को गुड एयर डेज कहा जाता है। तो गुड एयर डेज कम से कम साल में 200 हों, तब लगेगा कि हाँ ठीक ठाक काम हो रहा है। अगर इससे कम परफॉर्म किया गया तो इसका मतलब ये है कि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और आपकी फंडिंग भी रिड्यूस कर दी जाएगी। मतलब जब आप काम कर ही नहीं रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो फिर पैसे क्यों मिलेंगे। तो अगर कोई शहर चाहता है कि उसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पैसे मिलते रहें तो उसे अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करना होगा। फर्दर आप ये भी समझिए कि फंड्स को डिस्पर्स करने के लिए PM 2.5 को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता, बिकॉज अभी इन्हें मॉनिटर कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। इससे बड़े और जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें PM 10 कहा जाता है, उन्हें हम कैलकुलेशन में लेते हैं और उनके बेसिस पे फंड्स डिस्पर्स किए जाते हैं। PM 2.5 इसीलिए कंसिडरेशन में नहीं है बिकॉज इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, इक्विपमेंट वगैरह की कमी है, दैट्स वाई इसे अभी एम्बिट के बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए जो नया टारगेट है वो 40% का है 2026 तक के लिए। पहले 2024 तक के लिए टारगेट था 20 से 30% का। सो अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन मेड हियर, जहाँ पे अब टारगेट हमारे पास थोड़ा ज़्यादा आ गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में है। RBI से काफ़ी प्रेशर देकर ये कहा जा रहा था कि कार्ड टोकनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की जो डेडलाइन दी गई है 1 अक्टूबर, इसे एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। RBI ने इसे एक्सटेंड नहीं किया। इसी रेफरेंस में ये मामला न्यूज़ में आया। इनफैक्ट कार्ड टोकनाइजेशन को तो 1 जनवरी 2022 से ही इम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन कई सारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स उन्होंने बोला कि उन्हें अपने इंफ्रा में काफ़ी बदलाव करना पड़ेगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग कार्ड टोकनाइजेशन, तो इसलिए आप हमको और समय दे दो। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, RBI ने कहा कि चलो ठीक है 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन ये लोग और टाइम मांग रहे थे। RBI ने बोला नहीं बहुत हो गया, बस अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। लेकिन कार्ड टोकनाइजेशन एग्जैक्टली है क्या? देखिए आपके पास आपका ATM कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ भी और परचेज करते हैं या कोई सर्विस एक्सेस करते हैं।
कार्ड की डिटेल में एक लंबा सा नंबर होता है, उसको फिल करने के बाद आप अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट डालते हो जब भी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होता है। फिर कार्ड के पीछे जो CVV दिया होता है आप वो उसको फिल करते हो। अब एक लंबा प्रोसेस होता है। सपोज करिए कि आप अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, आपने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया, फिर वो कहेगा पेमेंट करो, तो पेमेंट करने के लिए आप सारी डिटेल्स उसमें फिल करोगे। अब अगली बार जब आप जाओगे तो आपसे बोलता है कि हम आपकी डिटेल सेव कर रहे हैं, तो आप डिटेल सेव कर देते हो। तो अगली बार जब आप जाते हो पेमेंट करने के लिए तो आपसे कार्ड का जो नंबर है वो फिल नहीं करवाता, जो आपका एक्सपायरी डेट है वो भी फिल नहीं करवाता, वो ऑटो फिल हो जाता है। आपको केवल CVV डालना है। आप CVV डालो, आपके फ़ोन पर जो OTP है वो आएगा, OTP फिल करो, पेमेंट हो जाएगी। आपको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपका पेमेंट बड़े आसानी से हो गया और आपको लंबा सा नंबर दोबारा से फिल नहीं करना पड़ा। फर्दर CVV आप अपना याद कर लेते हो तो आप कहीं भी किसी भी समय बिना अपने वॉलेट से कार्ड निकाले भी पेमेंट कर लेते हो। तो आपको इससे बड़ी आसानी लगती है, काफ़ी बढ़िया भी लगता है। लेकिन यहाँ पर एक लूप ये होता है कि आपके कार्ड की डिटेल उस वेबसाइट ने अपने पोर्टल पे सेव करके रखी हुई है। आपका कार्ड का नंबर और कार्ड की एक्सपायरी डेट, मतलब आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी पोर्टल पर सेव्ड है, जिससे आपको सहूलियत तो हो रही है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चूंकि पब्लिक डोमेन में है तो उसके लीक होने का खतरा है। मान लीजिए कि किसी ने अमेजॉन के डेटाबेस को हैक कर लिया और सारी कार्ड डिटेल्स चुरा दी, तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया और अब आपके फाइनेंसेस खतरे में है। ये स्थिति ना बने इसके लिए लगातार RBI प्रयास कर रही है। RBI ने बोला कि आप क्यों दोगे अपना नंबर जोमेटो वालों को या फिर ये स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनको आपको अपना अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत क्या है। आपने कहा फिर हम क्या करें, अगर अकाउंट नंबर ना दें तो पेमेंट कैसे करें, और बार बार अकाउंट नंबर फिल करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम दूसरी व्यवस्था करते हैं, हम आपको अकाउंट नंबर की जगह पे एक टोकन दे देंगे ना। आप टोकन दो, अकाउंट नंबर क्यों दोगे। जैसे मेरा एक बार समोसा खाने का मन हुआ तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने वहाँ पे काउंटर पे 10 रुपए दिए, मैंने कहा मुझे एक समोसा दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का कार्ड दे दिया, उस पर लिखा हुआ था एक। मैंने बोला मैं प्लास्टिक नहीं खा पाता, मेरे से पचता नहीं है, मुझे तो समोसा चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये समोसा नहीं है, ये प्लास्टिक का एक टोकन है, इसको आप वहाँ पे ले जाके दो, वहाँ पे आपको एक समोसा मिल जाएगा। मैंने कहा ये तो बढ़िया बात है। अब मामला ये था कि एक बंधु बिल्कुल ताक में बैठे हुए थे कि आज इन महोदय को मैं समोसा नहीं खाने दूंगा, जैसे ये पेमेंट करेंगे मैं इनसे समोसा छीन लूंगा। अब मैं समोसा लेने के लिए जा रहा था, रास्ते में उन्होंने मुझसे समोसा छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिला क्या, प्लास्टिक का टोकन। उन्हें समोसा तो नहीं मिला ना, समोसा तो टोकन देकर जब मैं लेता तो मुझे मिलता। तो मतलब बीच में उन्होंने मेरे समोसा खाने के प्रोसेस को इंटरवीन करने का प्रयास किया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें समोसा नहीं मिला, उन्हें मिला एक प्लास्टिक का टोकन, तो वो उनके लिए बेकार है। ये प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जब भी आप शॉपिंग करने जाएंगे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, कुछ भी खरीदने के लिए, सर्विस लेने के लिए, तो आपको अपना कार्ड नंबर नहीं डालना है, आपको डालना है एक टोकन। और उस टोकन के बैकग्राउंड में कौन सा अकाउंट नंबर अटैच्ड है ये आपके सर्विस प्रोवाइडर को पता होगा और वो उसी की बेसिस पे पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर किसी हैकर ने उस पोर्टल को हैक करके आपका फाइनेंशियल डेटा चुराने की कोशिश की तो उसे क्या मिलेगा, ये टोकन नंबर। इस टोकन नंबर के बैकग्राउंड में कौन सा अकाउंट नंबर है उसे कभी पता नहीं चल पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरा समोसा छीनने वाले को एक प्लास्टिक का टोकन ही मिला था, समोसे नहीं मिले थे, तो मेरा समोसा सुरक्षित था। वैसे ही आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स सेफ हैं, क्योंकि हैक करने वाले को सिर्फ आपका एक एनक्रिप्टेड टोकन नंबर मिलेगा। अब देखिए काम कैसे करता है। आप सिंपली जाइए अमेजॉन से, मान लीजिए आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप अपने कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे फिल करिए। आपको ऑप्शन मिलेगा सेव माई कार्ड का, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि मास्टर कार्ड या वीज़ा, उनका ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा सेव कार्ड एज पर न्यू RBI गाइडलाइन। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर अमेजॉन है वो रिक्वेस्ट भेज देगा मास्टर कार्ड या वीज़ा को कि आप टोकन जनरेट कर दो, तो वहाँ पे एक टोकन जनरेट हो जाएगा। वो टोकन आपके कार्ड से डिफरेंट होगा और अब जो चीज़ सेव करेगा अमेजॉन, दैट विल बी योर टोकन, नॉट योर कार्ड नंबर। तो इसके बाद उस टोकन के माध्यम से आप आगे की शॉपिंग कर पाएंगे, वो सेव हो जाएगा। आगे जब आप जाएंगे तो वो टोकन ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट कर सकते हो। ये टोकन डिवाइस स्पेसिफिक होते हैं, जिस डिवाइस के लिए आपने टोकन बनवाया है वो केवल उसी डिवाइस पर एक्सेसिबल रहेगा। आप डिवाइस चेंज करोगे तो नया टोकन जनरेट करवाना पड़ेगा। तो ये पूरा मामला है टोकन का। तो यहाँ पे आप हैं कंज्यूमर और जो टोकन रिक्वेस्टर है वो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये टोकन रिक्वेस्टर हैं। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड, उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप टोकन जनरेट कर दो, तो वो टोकन जनरेट कर देंगे। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, जो मैंने आपको आसान तरीके से समझा दी है। तो इसके माध्यम से जो टोकन रिक्वेस्टर है यानी कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या कोई भी एंटिटी, वो जो टोकन है वो अटेन कर लेते हैं। टोकन कार्ड की डिटेल से मैच करता हुआ ही होता है बट डिफरेंट होता है, और कार्ड के जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो इसे जनरेट करके दे देते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि इससे आप काफ़ी सेफ और सिक्योर एक्सपीरियंस अटेन कर पाएंगे जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी मदद से, और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा।
फर्दर एक्चुअल डेटा चूंकि सेव नहीं हो रहा कहीं, तो अगर मान लीजिए कहीं कोई हैकिंग वगैरह होती भी है तो उनके हाथ केवल टोकन ही लगेगा, बाकी कोई एग्जैक्ट डेटा उनके हाथ लगेगा नहीं हैकर्स के। ठीक है, चलिए ये तो पूरा मामला कार्ड टोकनाइजेशन का हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बुर्किना फासो के बारे में है। एक साल के भीतर ही बुर्किना फासो में ये दूसरा कू हुआ है। इसके पहले जनवरी में एक कू हुआ था जहां पर वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया गया था मिलिट्री कमांडर के द्वारा, और अभी हाल ही में एक दूसरे मिलिट्री कमांडर ने उन्हें हटाकर गद्दी अपने हाथों में ले ली है। तो बुर्किना फासो न्यूज में इसी रेफरेंस में है बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। बुर्किना फासो कभी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। 1960 में फ्रांस से बुर्किना फासो को आज़ादी मिली। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक कंट्री है। आप मैप में इसकी लोकेशन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बुर्किना फासो है। आसपास के देश अगर आप देखेंगे तो माली दिख रहा है, नाइजर दिख रहा है, यहाँ पे बेनिन है, ये टोगो है, ये घाना है, ये कोट डिआइवर है। तो ये आसपास के देश हैं बुर्किना फासो के, एज यू कैन सी इन द मैप। यहाँ पर देखा आपको बताया गया है कि लैंडलॉक कंट्री है। माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट ये इसके चारों ओर हैं। इसे पहले रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा कहा जाता था। इसकी कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी है ओगाडोगो। ये इसकी कैपिटल भी है और सबसे बड़ी सिटी भी है। इसका जो पहले नाम था अपर वोल्टा वो इस वजह से था बिकॉज वोल्टा नाम की 3 नदियां यहाँ से बहती हैं, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा और रेड वोल्टा। तो बुर्किना फासो के लोकेशन हो गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर पूछ लिया जाए तो आप जानते रहो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोन्नियिन सेल्वन 1 के बारे में है, यानी कि PS1 के बारे में। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, नाम है PS1, जिसका मतलब पोन्नियिन सेल्वन 1 है। पोन्नियिन सेल्वन 1 की ये जो मूवी है ये चोला हिस्ट्री की बहुत ही पावरफुल और रिच जो सिचुएशन है उसको पोर्ट्रे करता है। ये मूवी बेस्ड है एक नॉवेल के ऊपर जिसे 1955 में रिलीज किया गया कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा। इस मूवी का, इस नॉवेल का जो टाइटल है दैट इज पोन्नियिन सेल्वन। ये टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट है और ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पोन्नियिन सेल्वन वही व्यक्ति हैं जो आगे चल के राजराजा 1 के नाम से गद्दी पर बैठेंगे और चोला हिस्ट्री के सबसे ताकतवर राजा माने जाते हैं राजराजा 1, जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल भी बनवाया। जब भी आप चोला हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो राजराजा 1 के बारे में जरूर से पढ़ते हैं। तो अगर राजराजा 1 के ऊपर कोई मूवी बनी हुई है और ये इतना ज्यादा हाईलाइटेड है तो आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। थोड़ा सा जानते हैं चोला हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा पोन्नियिन सेल्वन के बारे में, राजराजा 1 के बारे में। काफी पुराना इतिहास रहा है। 300 BC से लेकर 13 सेंचुरी AD के बीच में ये पूरा एम्पायर रहा है। हालांकि बीच में इनका जो समय था वो डिमिनिश हो गया था, ये फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए थे। इनका जो एम्पायर था वो राज्य की स्थिति में नहीं रह गया था। 3 किंगडम साउथ में हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य। उनमें से एक हुआ करते थे चोलास। देखिए यहाँ पर चोल हैं, यहाँ पर चेर हैं और ये पांड्य हैं। इनका आपस में संघर्ष भी चला करता था। ध्यान दीजिएगा कि एक समय ऐसा था जब चोल जो हैं वो एक किंगडम के तौर पे नहीं रह गए थे, बल्कि वो पल्लवास के फ्यूडल लॉर्ड्स बन के रह गए थे, उनकी फ्यूडिटरीज रह गए थे। पल्लवास एंड पांड्यास की बहुत लड़ाई चलती थी, तो पल्लवास की चोलास ने मदद की पांड्यास को हराने में, जिसके बाद ये थोड़ी थोड़ी अपनी पैठ मजबूत कर पाए और जो मेडवल चोलास थे वो पल्लवास के रेमिनेंट के तौर पर ही इवॉल्व होते हैं। तो जानते रहिए कि पल्लव जहां पर हैं वहीं पर आगे चल के चोल आ जाएंगे और पांड्यों के साथ उनका संघर्ष होगा। चोला डायनेस्टी को 3 हिस्सों में आप चाहें तो डिवाइड करके आपको देखना चाहिए, अर्ली चोलास, मिडवल चोला और लेटर चोला। ये 3 कैटेगरी आप इनको डिवाइड करिए। तो चोल एम्पायर आप देख सकते हो यहाँ पर है और इनका संघर्ष राष्ट्रकूटों के साथ भी होता है। राष्ट्रकूटों के साथ इस संघर्ष को इस मूवी में भी दिखाया गया है। बाकी एक समय ऐसा था जब इन्होंने श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अर्ली चोला की बात करें तो इनके बारे में हमें बहुत जानकारी तो नहीं है। कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के जिनके आधार पर 3rd सेंचुरी BC के आसपास चोला एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ पे कई सारे राजाओं के नाम बताए गए हैं, लेकिन सबसे ताकतवर राजा करिकाल चोल रहे, जिनका जिक्र बार बार मिलता है। और संगम जो लिटरेचर्स है वहाँ पर भी अर्ली चोलास के बारे में जानकारी मिलती है, हालांकि बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके बाद समय आता है इंपीरियल चोलास का, जिन्हें मेडवल चोला भी कहते हैं। ये बहुत ताकतवर रहे। मूवी इसी पर बेस्ड है, इंपीरियल चोलास पर ही बेस्ड है। ये इनिशियली उरैयूर में फ्यूडिटरीज यानी कि सामंत हुआ करते थे, पल्लव शासकों के सामंत हुआ करते थे। 9th सेंचुरी के आसपास इन्होंने साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इंपीरियल चोला के फाउंडर माने जाते हैं विजयालय चोल, जिन्होंने तंजौर को मुत्रैयार्स, एक छोटी सी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनसे कैप्चर किया था 1850 AD में और वहां पर उन्होंने माँ दुर्गा का एक मंदिर भी बनवाया। इसके बाद इनके बेटे आदित्य चोल आते हैं जिन्होंने पल्लवों को फाइनली हरा दिया। इसके बाद प्रांतक 1 आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहे चोला रूलर्स में ये भी। इन्होंने पांड्यास को हराया और सिलोन के ऊपर भी अटैक, यानी कि श्रीलंका जो वर्तमान का है उसके ऊपर भी अटैक किया। हालांकि राष्ट्रकूटों से ये हार जाते हैं, राष्ट्रकूटों के ऊपर बाद में अटैक किया जाता है। प्रांतक 1 बहुत सारे टेम्पल्स बनवाते हैं। राजराजा 1 और राजेंद्र 1 ये सबसे ताकतवर राजा रहे।
इसके बाद नंबर आता है राजराजा वन का। राजराजा वन है पोन्नियिन सेल्वन, जिनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। इनका टाइम ड्यूरेशन है 985 से 1014 AD। राजराजा वन, जिन्हें पोन्नियिन सेल्वन के नाम से भी पुकारा जाता था। फर्दर आदित्य करिकलन, ये इनके बड़े भाई थे। गद्दी तो इनको मिलनी थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजराजा वन को गद्दी मिल जाती है, यानी कि पोन्नियिन सेल्वन को गद्दी मिल जाती है। देखिए, थुलवनगाडु कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जहां पे बताया गया है कि राजराजा का ओरिजिनल नाम अरुलमोझी वर्मन था। ये चेरास को हराते हैं। भास्कर रवि वर्मन जो चेरा शासक थे, उनको हरा दिया जाता है इनके द्वारा। इसके बाद ये पांड्या रूलर अमर भुजंग को हराते हैं। ये श्रीलंका को इन्वेड करते हैं और वहां पर राजेंद्र वन अपने बेटे को गद्दी पर बिठा देते हैं। चोलाज ने वेस्टर्न चालुक्यास जो कल्याणी के थे, उनको भी हराया। इनकी लास्ट विक्ट्री रही जब इन्होंने मालदीव्स के आइलैंड के ऊपर कब्जा किया। यू कैन अंडरस्टैंड कि आसपास के जितने भी एरियाज थे, उन सबको ये हराते हुए चले जाते हैं। और इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, लेटर चोलास की बात करते हैं। लेटर चोलास 1070 सेंचुरी से 1279 सेंचुरी के बीच में रहे। कई सारे इंपॉर्टेंट चोला एम्परर्स इस समय भी आए, जिसमें एक बहुत ही ताकतवर राजा रहे, कुलोथुंगा चोला वन। इन्हें कई बार चालुक्य चोला भी कहा जाता है, बिकॉज इनका चालुक्यों के साथ काफी ज्यादा मैट्रिमोनियल रिलेशन हुआ करता था। चोला एम्पायर इस समय अपनी जेनिथ पर था, जहां पर इनका एक्सटेंट श्रीलंका से लेकर नॉर्थ, मतलब कलिंगा जो वर्तमान का उड़ीसा है, यहां तक फैला हुआ था। इसके अलावा जो मलेशिया और चाइना है, उनके साथ इनके बहुत अच्छे पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस थे। तो चोलास के बारे में हमने बेसिक बातें जानी और हमने पोन्नियिन सेल्वन के बारे में भी समझा। तो ये जो पूरा टॉपिक है, इस मूवी की वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब इसके बारे में बेसिक जानकारी जानते रहिए। अगर प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल तैयार रहें ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए। रिविजन करते हैं। स्टॉर्म सर्ज, ये एबनॉर्मल राइज है वाटर का, जो स्टॉर्म की वजह से जनरेट होता है। ये जो नॉर्मल टाइड होती है उससे काफ़ी ऊपर होता है, ये सही है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 40% रिडक्शन हमें करना है 2030 तक पार्टिकुलेट मैटर के कॉन्सेंट्रेशन का, गलत है। टारगेट 2026 का है। कार्ड टोकनाइजेशन, ये एक्चुअल कार्ड डिटेल को रिप्लेस कर देगा अल्टरनेट कोड से, ये सही है। पोन्नियिन सेल्वन, ये चोला एम्परर बनते हैं करिकाल चोल के नाम से, गलत है, ये तो पहले थे। ये राजराजा वन के नाम से गद्दी पर बैठते हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर राजा थे चोला एम्पायर के। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।